वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समरी ऑफ आयुर्वेदा। हमने जो पार्ट 1 में 5 श्लोक कंप्लीट किए थे, अब हम 6 नंबर का श्लोक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे बॉडी में जो 3 टाइप्स के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, वो यदि नॉर्मल स्टेट में रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन जब वो एबनॉर्मल स्टेट में रहते हैं तब वो कुछ ना कुछ विकृति यानी कि डिजीज़ पैदा करते हैं। तो हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। पहले तो ये बात बता दूं कि हमारी बॉडी में पहले से ही नॉर्मल स्टेट में दोष रहते हैं, लेकिन हमारे जब आहार विहार में कोई बदलाव आता है या फिर कोई भी परिवर्तन आता है तब डिजीज़ पैदा होता है, तब विकृति बनती है, ये समझ लेना। तो हम देखते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। पहली लाइन में ये बताया है कि वायु, पित्त एंड कफ, ये तीनों दोष हमारी बॉडी में नॉर्मल स्टेट में रहते हैं पहले। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि परिवर्तन होता है आहार विहार में, तब क्या होता है, विकृता अविकृता देहम धंति ते वर्तयन्ति। जब हमारे दोष विकृत स्थिति में इनबैलेंस रहते हैं तब डिजीज़ उत्पन्न करते हैं, यानी धंती उत्पन्न करते हैं। धंती का मतलब होता है डिजीज़। एंड अविकृत स्टेट में रहते हैं तब ये वर्तयंती पैदा करते हैं, मीन्स गुड हेल्थ रखते हैं। तो ये समझना है आपको इस श्लोक में। और ये श्लोक आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसीलिए आपको ये श्लोक लर्न करना होगा। अब हम 7th नंबर का श्लोक देखते हैं। ये श्लोक हमें दोषों के, जो मैंने आपको 3 टाइप्स के दोष बताए थे, उनका लोकेशन बताता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि दोषों के जो लोकेशन होते हैं वो स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं। दोष पूरी बॉडी में इक्वल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन उनका जो डोमिनेंट पार्ट होता है वो उनका लोकेशन होता है। तो मैं आपको पहले श्लोक में बता देती हूँ वर्ड टू वर्ड। ते व्यापिनो अपि रन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। ते मीन्स वो दोष, व्यापिनो मीन्स प्रेजेंट है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, ये व्यापिनो शब्द में बता दिया है। फिर उनका जो डोमिनेंट लोकेशन है वो आगे की लाइन में बताता है। रन्नाभ्यो अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः। र मीन्स हृदय, नाभ्यो मीन्स अम्बिलिकल। तो जो वो मैं आपको आगे बता दूं कि अधो मध्य ऊर्ध्व मीन्स ये आपको साथ में लेना है, सीक्वेंसली लेना है। र मीन्स हृदय नाभि के बीच में जो होता है वो पित्त होता है। हृदय नाभि के नीचे जो होता है वो वात होता है। हृदय नाभि के ऊपर जो होता है वो कफ होता है। तो कैसे आपको बता दूं कि जो हृदय के ऊपर जो थोरेक्स पार्ट है उसमें सारा नेक रीजन से लेके थोरेक्स वाला पार्ट तक कफ रहता है। फिर थोरेक्स के नीचे अम्बिलिकल रीजन तक पित्त रहता है, और अम्बिलिकल रीजन से नीचे लोअर लिम्ब तक वात रहता है। ऐसा आपको याद रखना है। ये श्लोक भी 2 मार्क्स के लिए है, और इसका जो लोकेशन है वो बहुत ज़रूरी याद रखना, आपको आगे भी काम आएगी। ये आपका बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अब हम 8वां श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। वो उसमें बताया है कि दोष की अग्नि पर क्या इफ़ेक्ट होती है, या जो दोष प्रिडोमिनेंस रहता है तो अग्नि पर उसकी क्या इफ़ेक्ट रहती है। तो हम ये कोटेशन देख लें। तो दोष के हिसाब से, दोष के इफ़ेक्ट की वजह से अग्नि के 4 टाइप्स होते हैं: विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि एंड समानाग्नि। वात की वजह से, वात का चल गुण जो है उसकी वजह से विषमाग्नि उत्पन्न होती है। विषमाग्नि विषम अवस्था में होती है। कभी कभी बार लाइट फूड भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हैवी फूड इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। कभी कभी लाइट फूड में ज़्यादा टाइम लेती है, हैवी फूड में भी ज़्यादा टाइम लेती है। तो उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि इतने टाइम में ही वो डाइजेस्ट कर पाएगी, या तो फिर लाइट फूड को इजीली डाइजेस्ट कर पाएगी, हैवी फूड को देरी से डाइजेस्ट कर पाएगी, ऐसा नहीं है, उल्टा भी हो सकता है। फिर पित्त के जो तीक्ष्णा गुण है, जो उसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट की वजह से तीक्ष्णाग्नि उत्पन्न होती है। तीक्ष्णाग्नि इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। तीक्ष्णाग्नि वाला बंदा जो होता है उसको हम कितनी भी क्वांटिटी में खाना दे दे, कितना भी हैवी फूड दे दे, वो इजीली तुरंत डाइजेस्ट कर पाएगा और उसे उसके बाद तुरंत भूख लग जाएगी। मंदाग्नि वाला पर्सन में कफ के इफ़ेक्ट की, कफ के मंद गुण के इफ़ेक्ट की वजह से उसकी मंदाग्नि होती है, और उस पर्सन को
सुबह खाना दिया हो तो वो दोपहर या इवनिंग टाइम तक पचा पा रहा होता है, तो उसकी अग्नि बहुत ही मंद होती है और वो उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट करने में। फिर समान अग्नि होती है, जब दोषों की बैलेंस कंडीशन होती है तब समान अग्नि उत्पन्न होती है। तो वो समान अग्नि समान अग्नि वाले पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको टाइम जो लगता है डाइजेशन में वो इक्वल लगता है। सुबह का खाना दोपहर तक डाइजेस्ट हो जाता है, दोपहर का शाम तक डाइजेस्ट हो जाता है, उनको कोई डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है, इजीली वो डाइजेशन कर पाते हैं। लेकिन जो तीक्ष्णाग्नि एंड समानाग्नि है वो अभी इस टाइम में रेयर पर्सन में मिलती है, और जो विषमाग्नि एंड मंदाग्नि है वो इजीली मिल जाती है सभी पर्सन्स में। तीक्ष्णाग्नि का एग्जाम्पल हम देख ले तो राव और कुंभकर्ण जो है वो और भीम, वो दोनों तीक्ष्णाग्नि वाले हैं। समानाग्नि का कोई एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल रहा है। ये क्वेश्चन जो आपको ये श्लोक है वो आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, और आपको एक कोटेशन याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये अग्नि की परीक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब आप जब एग्ज़ाम में लिखें अग्नि के बारे में तो आपको डाइजेस्टिव फायर ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, जो टर्म आयुर्वेद में है उसी टर्म में आपको एग्ज़ाम पेपर में लिखना है। आप ऐसा लिखेंगे डाइजेस्टिव फायर इसके 4 टाइप्स, तो आपका मार्क्स कट सकता है। जो टाइप्स हमें अग्नि के लिखने हैं तो अग्नि के 4 टाइप्स ऐसे ही लिखना है, ना कि डाइजेस्टिव के 4 टाइप्स। ऐसे कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, जो आयुर्वेद टर्म हमें बताई गई है उसी ही टर्म में से आपको लिखना है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करना है। ट्रांसलेशन गलत हो जाता है और मीनिंग चेंज हो जाता है इसीलिए। तो अब हम आगे इफ़ेक्ट ऑफ दोष ऑन प्रकृति, यानी कि प्रकृति पर दोष की क्या इफ़ेक्ट होती है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले तो आपको प्रकृति के बारे में बता दूं, तो प्रकृति जो होती है वो हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्रकृति होती है, वो आपका स्वभाव होता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर वो चेंज हो जाए तो मृत्यु नज़दीक है, ऐसा समझना। तो प्रकृति जो होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, जब स्पर्म एंड ओवम यानी कि शुक्र एंड आर्तव का जब मिलन होता है तब शुक्र में 3 दोष डोमिनेंट होते हैं और आर्तव में भी 3 दोष होते हैं। तो शुक्र में से जो दोष ज़्यादा डोमिनेंट होता है वो दोष बच्चे में आता है, और आर्तव में से भी जो दोष डोमिनेंट होता है वो बच्चे में आता है। तो अगर आर्तव में पित्त डोमिनेंट है और जो स्पर्म में भी पित्त डोमिनेंट है तो उस बच्चे की प्रकृति पित्त प्रकृति होगी, और वात डोमिनेंट है तो वात प्रकृति होगी। अगर तीनों दोष सम अवस्था में है तो उस बच्चे की प्रकृति सम प्रकृति कहलाएगी। अगर वात पित्त डोमिनेंट है या फिर पित्त कफ डोमिनेंट है, ऐसे 2 दोष डोमिनेंट हो तो उस बच्चे की प्रकृति द्विदोष डोमिनेंट होगी, द्विदोष प्रकृति होगी। तो जो वात प्रकृति जो है वो हीन प्रकृति है, पित्त प्रकृति हो मध्यम प्रकृति है, और कफ प्रकृति हो सबसे उत्तम प्रकृति है। ऐसे अलग अलग प्रकृतियाँ होती है। अगर सम धातु मीन्स उस स्पर्म एंड ओवन में धातु भी समान प्रकार से हो, दोष भी समान प्रकार से हो, तो वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो सम प्रकृति कहलाती है। और 2 दोष वाली हो तो द्विदोष प्रकृति कहलाती है। जो सम प्रकृति है वो श्रेष्ठ प्रकृति है, बेस्ट प्रकृति है, और जो द्विदोष वाली प्रकृति है वो गुण प्रकृति नहीं है, वो बेस्ट नहीं है। वो उसकी निंदा की गई है कि वो कभी ना कभी रोग उत्पन्न करेगा, उसमें दोष का जो बैलेंस नहीं होगा, वो बच्चा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट या मेधा प्रकृति वाला नहीं होगा, ऐसा। अब आपको आगे बता दूं कि प्रकृति के कुल 7 प्रकार है, 3 सिंगल, 3 डबल और 1 समदोष। 3 सिंगल वात पित्त कफ, 3 डबल वात पित्त कफ पित्त और वात कफ, और 1 समदोष जो वात पित्त कफ तीनों दोष का है। ऐसे टोटल 7 प्रकृति है। उसमें जो समदोष वाली मैंने बताई वात पित्त तीनों की वो बेस्ट है, और 2 मैंने बताई डबल वाली जो द्विदोष वाली है वो हीन प्रकृति है, और 1 सिंगल जो है वो हीन या मिथ्या मीन्स हीन या श्रेष्ठ में से बीच वाला मध्य है वो। ये जो प्रकृति वाला है वो आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, और ये कोटेशन ये श्लोक जो है आपको याद करना है।
अगर आपके मन में क्वेश्चन हो कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले श्लोकों में कि जो दोष होता है वो इनबैलेंस होता है या फिर प्रकोपित होता है तो वो कोई ना कोई डिजीज़ करता है, लेकिन यहाँ जो है वो प्रकोपित अवस्था में होने के बावजूद वो प्राकृत अवस्था में है, इसलिए यहाँ कोई डिजीज़ नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताऊँ कि जो विष में से उत्पन्न हुआ कीड़ा जो है उसको विष कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसी प्रकार जो प्रकृति मीन्स जो डोमिनेंट दोष में से उत्पन्न होने वाले प्रकृति है और उस प्रकृति वाला बच्चा है उसको ये डोमिनेंट जो दोष है वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, वो प्राकृत अवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम तीनों दोषों के गुण पढ़ने वाले हैं। तो ये गुण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है चिकित्सा के लिए कि हमें कैसे पता चलता है कि ये दोष बढ़ गया है, ये दोष कम हो गया है। तो हमको गुण के हिसाब से ही पता चलता है कि वात का जो ये गुण बढ़ गया है तो हमें पता चलता है कि वात दोष की वृद्धि हो चुकी है या वात दोष का शमन हो चुका है। तो ट्रीटमेंट पर्पस हमें ये गुण है वो याद रखने हैं। तो पहले वात के गुण देख लेते हैं। तत्र रुक्षो लघुः शीतः खरः सूक्ष्म चलवनीलः, कि यहाँ पर वात के जो पहला गुण है वो रुक्ष गुण है। रुक्ष का मतलब होता है ड्राइनेस। जब कोई भी चीज़ हो तो वृक्ष गुण में से लिक्विडिटी जो होती है वो खींच लेता है और उसे ड्राई बना देता है। और हमारे बॉडी में भी जब वात दोष का ये वृक्ष गुण बढ़ जाता है तब हमारी बॉडी वो लस्टरलेस हो जाती है और जो हेयर और हमारा जो साउंड है वो ड्राई हो जाता है। जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो वो सभी वृक्ष गुण की वजह से आती है। उसके बाद जो है लघु गुण है। लघु का मतलब होता है लाइटनेस। जब ये गुण बढ़ जाता है तब हमारी बॉडी में लाइटनेस आ जाती है। और उसके बाद में है शीत गुण। शीत का मतलब होता है कोल्डनेस। ये कोल्डनेस, ये शीत गुण जो है वो वात हमारे बॉडी पर जब स्पर्श करता है तब हमें पता चलता है कि उसका ये शीत गुण है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोल्डनेस उत्पन्न हो जाती है। तो ये शीत गुण की वजह से हमें उष्ण चीज़ें खाने का मन होता है। लाइक दिस कि जब वर्षा ऋतु होती है तब वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, तब हमें गर्मा गर्म गोटे वड़े ये सब खाने की इच्छा होती है। तो ये सब शीत गुण बढ़ने की वजह से होता है। फिर खर गुण है। तो खर का मतलब होता है कि रफनेस। जब हमारे स्किन पर रफनेस आ जाती है, वात की वृद्धि होती है, तब हमारी स्किन जो है वो रफ बन जाती है, खर गुण बढ़ा हुआ हो तो। फिर खर के बाद में आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है सबटल। ये वात जो दोष है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही सबटल है। तो ये वो हमारे बॉडी के कोई भी कोने में या कोई भी पार्ट्स में आसानी से जा सकता है, इसीलिए वो स्टिमुलेशन या प्रिवेंटेशन का काम भी ये करता है। फिर चल गुण है। चल का मतलब होता है मूवमेंट। ये जो वात है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है और ये चल गुण की वजह से ही वो आसानी से यहाँ से वहाँ घूम सकता है। फिर अनिल जो लास्ट में लिखा है, अनिल वर्ड है वो वात का सिनोनिम है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको वात का सिनोनिम भी पूछ सकते हैं। वात का अदर सिनोनिम जो है वो एक तो अनिल आ गया, पवन, फिर मारुत और वात, ये सब इसके सिनोनिम्स है। उसके बाद हम पित्त का गुण देख लेते हैं। पित्तम सहस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त का जो पहला गुण है वो सहस्नेह है। सह का मतलब होता है ईषत, मीन्स थोड़ा थोड़ा स्नेह है, ज़्यादा तो कफ हो जाता है, कफ स्नेह है। स्नेह का मतलब होता है स्निग्ध, स्निग्ध यानी अंशियस। फिर तीक्ष्ण गुण आता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है शार्प या तो फिर स्ट्रॉन्ग। ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, जो ऐसे स्ट्रॉन्ग फूड आइटम्स जो हम इनटेक करते ही हमारा जो शोधन यानी कि डायरिया हो सकता है, ऐसे गुण वाले द्रव्य इसे तीक्ष्ण कहते हैं। फिर उष्ण, उष्ण यानी कि हॉट। हॉट की वजह से ये पित्त जो हॉट होता है इसीलिए हमारा डाइजेशन हो पाता है, हमें और खाने की रुचि होती है और हमारा जो पर्सप्रेशन होता है वो इसी की वजह से होता है। फिर होता है लघु गुण। लघु मीन्स लाइटनेस, पित्त भी लाइट ही है। फिर विस्त्रम, विस्त्रम मीन्स बैड स्मेल। जो प्योर पित्त होता है उस स्मेल जो होती है वो बेड होती है, हमें पसंद नहीं आती ऐसी। फिर सरम का मतलब होता है फ्लोविंग। तो जो पित्त है वो फ्लो करता है,
उसके एरिया में, जब उसके पाचन के लिए कार्य करना होता है तब उसके एरिया में फ्लो करता है। फिर द्रवम का मतलब होता है लिक्विडिटी। जो पीत है वो लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि द्रव गुण इसमें है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। फिर नीचे के लाइन में जो कफ के गुण दिए हैं तो हम वो पढ़ लेते हैं। स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदः श्लक्ष्ण मृत्स्न स्थिर कफ। स्निग्ध का मतलब होता है अनक्योटनेस या तो फिर ऑयलीनेस। फिर शीत वही कफ जो है वो कोल्ड होता है। फिर गुरुर मीन्स हैवी होता है, कफ वेट में बहुत हैवी होता है। और अगर जो कफ का ये गुरु गुण बढ़ जाता है तो हमें बॉडी में हैवीनेस फील होती है। फिर मंद, मंद जो होता है वो कफ अपने स्थान में ही रहता है, उसकी मूवमेंट होती है लेकिन बहुत ही मंद होती है। फिर श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण मीन्स थोड़ा स्मूथ होता है कफ, टचिंग में थोड़ा स्मूथ होता है। मृत्स्न, मृत्स्न मीन्स स्टिकी, कफ जो होता है वो स्टिकीनेस वाला होता है। फिर स्थिर का मतलब होता है कि कफ एकदम स्थिर होता है और स्टेबल रह पाता है, वो स्टेबल होता है। तो इसका हमें हमारे शरीर में क्या बेनिफिट होंगे, तो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स से उसके आसपास म्यूकस लेयर होता है और म्यूकस लेयर में कफ डोमिनेंट होता है, तो उसकी वजह से जो ऑर्गन है उसकी जगह पर स्थिर रह पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता, अगर वो म्यूकस लेयर नहीं होता या कफ नहीं होता तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगते, तो फिर बॉडी अव्यवस्थित हो जाती। इसलिए ये स्थिर गुण जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो तीनों के तीनों दोषों के जो गुण है वो आपको याद रखना कंपलसरी है चिकित्सा पर्पस। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको इसके कोटेशन जो है गुण वाइज उसको याद रखना ज़रूरी है। फिर आपको मैं दूसरी बात बता दूँ, एक 2 टर्म्स है संसर्ग एंड सन्निपात, आप नोट कर लेना। संसर्ग का मतलब होता है कि इनबैलेंस ऑफ 2 दोष, जो 2 दोष होते हैं वो प्रकोपित हो जाते हैं एक साथ, तब उसे संसर्ग कहलाता है। और दूसरा है सन्निपात, जब 3 दोष इनबैलेंस हो जाते हैं, प्रकोपित हो जाते हैं, तो उसे सन्निपात कहते हैं। तो आगे के जो चैप्टर्स है या फिर सेकंड थर्ड ईयर में आपको ये 2 टर्म्स आएगी, तो आपको समझ जाना है कि उसका मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। अब हम 9th नंबर के श्लोक की पहली लाइन देखते हैं। तो पहली लाइन ये बताती है कि जो दोष की इफ़ेक्ट होती है वो कोस्ट पर कैसे होती है। अब आपको कोस्ट के बारे में बता दूँ, हम यहाँ भी ब्रीफली बताएंगे, आपको फिजियोलॉजी में डिटेल में आ जाएगा। तो ब्रीफली देखें तो कोस्ट एक जीआई ट्रैक्ट है, लेकिन आयुर्वेद में कुछ आचार्यों ने उसको हमारे जो बॉडी में होलो ऑर्गन्स होते हैं उसे बताया है, लाइक हृदय, फुफ्फुस, यूरिनरी ब्लैडर्स, जीआईटी ट्रैक्ट तो सारा होलो ही है, वो तो बताया है। लेकिन और मॉडर्न की टर्म से देखें तो हमारे जो विजरल ऑर्गन्स होते हैं, विजरल लेयर्स होते हैं, वो सभी ये कोस्ट में आ जाता है। तो दोष की क्या इफ़ेक्ट होती है कोस्ट पर, दोष के इफ़ेक्ट की वजह से कोस्ट के 3 टाइप्स है, मृदु कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ एंड मध्य कोष्ठ। मध्य कोष्ठ को हम 2 हिसाब से लेना है, एक तो कफ की वजह से मध्य कोष्ठ और समान दोष की वजह से मध्य कोष्ठ। तो हम देख लेते हैं कि कौन से कोष्ठ पर कौन से वायु की इफ़ेक्ट होती है। तो क्रूर कोष्ठ पे वात की इफ़ेक्ट होती है, मृदु कोष्ठ पे पित्त की इफ़ेक्ट होती है और मध्य कोष्ठ में कफ की इफ़ेक्ट भी होती है और समान दोष की भी इफ़ेक्ट होती है। क्रूर कोष्ठ में वात की वजह से हो रही है, लेकिन वात का जो रुक्ष गुण है उसकी वजह से ये क्रूर कोष्ठ बनता है। मृदु कोष्ठ जो है पित्त का जो सर गुण है और तीक्ष्ण उष्ण गुण है उसकी वजह से मृदु कोष्ठ बनता है। और मध्य कोष्ठ जो है वो कफ का जो श्लेष्म गुण है और श्लक्ष्ण गुण है, श्लक्ष्ण यानी चिकनापना गुण जो होता है उसकी वजह से ये कोष्ठ बनता है। तो क्रूर कोष्ठ जो है वो किस पर्सन में होता है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्रूर कोष्ठ वाला पर्सन जो होता है उसकी मल प्रवृत्ति जो होती है वो लाइक कॉन्स्टिपेशन होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुक्ष गुण की वजह से सारा जो मल में जो लिक्विडिटी होती है वो शोष लिया जाता है, इसीलिए वो मल जो होता है वो थोड़ा क्रूर बन जाता है और आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहा, हमें बाहर निकालने में दिक्कत होती है, तो वह क्रूर कोष्ठ वाला पर्सन है। मृदु कोष्ठ वाला पर्सन होता है वो इजीली डायरिया की तरह बाहर मल प्रवृत्ति कर सकता है,
तो वो सरगुण जो होता है वो सरगुण का मतलब होता है इजीली सर कर जाना, तो वो डायरिया की माफक कर जाता है। और मृदु कोष्ठ में तीक्ष्ण उष्ण के गुण की वजह से स्वेदन भी बहुत ही होता है और तीक्ष्ण की वजह से शोधन भी बहुत होता है, तो इजीली वो मल प्रवृत्ति कर सकता है। और हम जब मृदु कोष्ठ वाले को गर्म दूध पिलाए या फिर कुछ गरम गरम चीज़ खिलाए तो उसकी मल प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। क्रूर कोष्ठ के पर्सन में हम गरम दूध पिलाए या फिर कोई गरम चीज़ खिलाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मल क्रूर ही रहता है। फिर मध्य कोष्ठ में श्लेष्म और श्लेष्मा की वजह से मल जो होता है वो पूरी तरह से बंध जाता है, वो इजीली हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन क्रूर कोष्ठ के कंपैरिजन में हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, उससे मल प्रवृत्ति थोड़ी इजीली हो सकती है। मध्य कोष्ठ में सम्यक मल प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो मल होता है वो एक तरह से बंधा हुआ निकलता है, कोई डायरिया कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, इजीली मल प्रवृत्ति हो सकती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो वो समान दोषों की इफेक्ट की वजह से मल प्रवृत्ति हो रही है, तो इसे हम मध्य कोष्ठ कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि कोष्ठ कितने हैं, इनके टाइप्स लिखिए और उसको डिस्क्राइब कीजिए ऐसे। फिर उसके बाद का टॉपिक जो है वो रस के बारे में है। तो रस जो हम अपनी रसनेंद्रिय से ग्रहण करते हैं उस रस की बात की गई है। कुछ आचार्यों ने 2 रस बताए हैं, कुछ आचार्यों ने 5 रस बताए हैं, कुछ ने 7 और कुछ ने 6 बताए हैं। तो ज़्यादातर मान्यतर जो रस है वो 6 है, 6 की स्वीकृति हुई है। तो वो कौन कौन से हैं? स्वाद, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का। तो स्वाद रस जो है वो मधुर कहलाता है, स्वीट रस, स्वीट टेस्ट। फिर अम्ल जो है वो खट्टा रस है, वो सौर है। फिर लवण है वो जो नमकीन कहते हैं, सॉल्टी, वो लवण रस है। लेकिन आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि हम जो ज़्यादातर बोलते हैं वो कटु रस जो बोलते हैं वो कड़वे में लेते हैं और तिक्त रस है वो तीखे में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो तिक्त रस है वो हमें कड़वे में लेने हैं और यानी कि बिटर टेस्ट में लेने हैं, और जो कटु रस है वो हमें तीखे रस में लेने हैं, यानी कि जो एसिड है या फिर उष्ण कह सकते हैं वो रस में लेने हैं, तीखापन। फिर कषाय का आता है, तो कषाय रस है वो किस हिसाब से बताए मैं आपको, एस्टिंगमेंट है वो, यानी कि मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। कषाय रस तूरापन जो होता है, हल्दी का होता है, फिर जामुन खाते हैं हम, वो कषाय रस कहलाता है। तो ये 6 रस है, वो मेन रस है। फिर ये रस जो होते हैं वो नीचे के लाइन में बताया है कि षड द्रव्यम आश्रित आस्ते। ये जो 6 रस है वो द्रव्य में आश्रित रहते हैं, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि कौन सा द्रव्य खाने से क्या रस की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद में बताया है कि यथा पूर्वम बलावहा, कि जो पहले बताया है रस वो सबसे बलवान है, फिर उसके नीचे के क्रम से हम जाएंगे तो उसका बल जो है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मधुर रस दिया है, तो मधुर रस का बल है वो सबसे बड़ा है। फिर अम्ल का उससे कम बल है, फिर लवण का उससे कम है, और सबसे लास्ट है कषाय का सबसे कम बल होता है। फिर फर्दर रीडिंग में हम ये जो रस है उसकी महाभूत डोमिनेंसी हमको देखनी है। तो जो मधुर रस होता है वो पृथ्वी एंड जल महाभूत से बनता है, क्योंकि मधुर रस है वो हैवी है और पृथ्वी महाभूत भी हैवी है, और मधुर रस में जल भी होता है। फिर होता है अम्ल रस। अम्ल रस में पृथ्वी महाभूत और तेज महाभूत होता है, क्योंकि अम्ल रस भी थोड़ा हैवी होता है, मधुर से थोड़ा कम, लेकिन वो थोड़ा तीक्ष्ण भी होता है, इसलिए उसमें तेज यानी अग्नि महाभूत भी है। फिर लवण रस होता है वो उसमें जल और तेज होता है, क्योंकि लवण रस भी थोड़ा अग्नि महाभूत रिलेटेड है, क्योंकि वो भी थोड़ा दाहकृत है और थोड़ा उसमें जल प्रधान है। फिर कटु रस जो होता है वो हल्का होता है, तो उसमें वायु है और तीखा होता है, इसलिए उसमें तेज है यानी अग्नि महाभूत है। फिर तिक्त रस है वो भी हल्का होता है, लेकिन उसमें तीखापन नहीं होता है, वो ज़्यादा हल्का होता है, तो उसमें वायु और आकाश दोनों है। कषाय रस होता है वो सबसे भारी रस होता है, क्योंकि हम जब कषाय रस इंटेक करते हैं तो हमारी जो टंग है वो भी स्तंभन हो जाती है, यानी कि हैवी हो जाती है और जड़ हो जाती है।
क्योंकि ज़्यादातर जो कषाय रस वाले पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो शीत होते हैं, इसलिए उसमें वायु डोमिनेंट हो तो ही वो शीत बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स में आ सकता है, इसलिए आपको ये सारे रस याद रखने हैं। फिर यथापूर्वक बल कौन से धातु कौन से रस में ज़्यादा है वो याद रखना है, और ये प्रीडोमिनेंस महाभूत जो है वो याद रखने हैं। तो ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे की लाइन में या फिर आगे के सब्जेक्ट में और ईयर में ये सब बहुत ही बेसिक से आता है और ये कंपलसरी आता है। फिर आगे का श्लोक जो है उसमें ये बताया है कि हमारी जो धातु है, दोष है और मल है, वो उसका लेवल जो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए और किस बेस पे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए वो बताया गया है। तो हम कोटेशन देख लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कोटेशन है और ये कंपलसरी 10 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताऊँ, आप चाहते हो तो नोट कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं आपको यह 10 मार्क्स के लिए कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, क्योंकि इस कोटेशन से हिसाब से आप इतना नहीं लिख पाओगे, आपको समझना ज़रूरी है। तो आप कोटेशन देख लेते हैं कि वृद्धि समान ही सर्वेषां विपरीते विपर्ययः। मीन्स जो हमेशा समान होता है, समान गुण वाला, समान द्रव्य वाला एंड समान कर्म वाला, वो हमेशा वृद्धि करता है, और जो समान नहीं होता है, इसका मतलब विपरीत होता है, वो हमेशा क्षय करता है या तो फिर नाश करता है। तो मैं आपको जो भी बताऊँ वो 3 टाइप्स के हिसाब से बताऊँगी कि द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य एंड द्रव्य विपर्यय, गुण विपर्यय एंड कर्म विपर्यय। ये 3 जो है उसके हिसाब से हम कैसे वृद्धि होती है और कैसे ह्रास होता है या फिर क्षय होता है वो आपको मैं समझाऊंगी। तो पहले तो मेन बात तो ये है कि ये वर्क तभी करता है, कि ये ट्रीटमेंट तभी काम आती है कि जब हमारी जो जठराग्नि, मैंने आपको अग्नि के टाइप्स बताए थे, वो हमारी अग्नि जो है वो प्रॉपर कंडीशन में हो, प्रॉपरली डाइजेशन कर पाती हो, या फिर और दूसरी कंडीशन ये है कि जो विरुद्ध कारण हो वो ना हो, जो विरुद्ध कारण है वो ना हो। तो विरुद्ध कारण क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगी एग्जाम्पल के साथ। तो पहले मैं आपको द्रव्य सामान्य के थ्रू बताती हूँ कि वृद्धि कैसे होती है। जो हमारे बॉडी में हमको पता है कि मांस धातु का क्षय हो चुका है, तो हमें मांस धातु का वृद्धि करनी है। तो हमें पहले बाहर से चिकन सूप या मीट जो है वो इंटेक करना पड़ेगा। तो वो मांस है, तो वो द्रव्य समान है, तो सामान्य से सामान्य की वृद्धि होगी। फिर मैं आपने को बताया कि विरुद्ध गुण नहीं होना चाहिए। तो एक तो विरुद्ध गुण क्या है इसमें, एक्सरसाइज। हम मांस धातु इंटेक कर रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हमारा जो वृद्धि होगी वो नहीं हो पाएगी, उल्टा क्षय होगा। तो हमको हमारी जो मांस धातु की वृद्धि करनी है तो एक्सरसाइज हमें नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल, रक्त क्षय हो चुका है, हमें बाहर से रक्त लेना है, तो रक्त एक द्रव्य है, तो जो हमारा रक्त के समान है वो हमें लेना है, तो द्रव्य सामान्य हुआ। फिर गुण सामान्य कैसे, जो हम दूध पीते हैं, दूध का जो गुण होता है वो हमारे सीमेन जो होता है, सीमेन वीर्य, उनके समान होता है। तो दूध में जो गुण है, मंद है, फिर शीत है, ऐसे ही गुण शुक्र में भी है। तो हम दूध लेंगे तो उसे शुक्र की वृद्धि होगी, इसलिए सामान्य से सामान्य की वृद्धि हुई, यह गुण सामान्य है। फिर आगे का है कर्म सामान्य। मीन्स हम जो ऐसी एक्टिविटी करें, हमेशा कर्म करें कि इससे वजह से हमारी जो कोई दोष की वृद्धि करनी है, कोई धातु की वृद्धि करनी है, तो कर पाएंगे। अगर हमें हमारे शरीर में ज़्यादा वात बढ़ गया है तो हमें कफ की वृद्धि करनी आवश्यक है। तो हमें क्या करना है, तो एक ही सीट पर, एक ही प्लेस पर लंबे समय तक बैठे रहना है, उससे भी कफ की वृद्धि होगी, या फिर दिन में सोते रहना है, उससे भी कफ की वृद्धि होगी, तो वात का शमन हो जाएगा। ऐसे कर्म सामान्य होगा। फिर होता है विपर्य, का मतलब कि विपरीत गुण जो होते हैं उससे हमारा ह्रास होता है। तो उससे क्या होता है, अभी हम उसका द्रव्य विशेष पढ़ेंगे। तो हमें द्रव्य से कैसे हमारे शरीर में विपर्य होता है। तो हमारी धातु जो मेद धातु है वो बढ़ गई है, तो उसके रिडक्शन के लिए हमें क्या करना है, तो हरितकी जो द्रव्य है
और इसके साथ हॉट वाटर उसको मिक्स करके पीने से जो मेद धातु का द्रव्य है वो ये हरितकी एंड हॉट वाटर का जो द्रव्य बनता है उससे नाश हो जाता है। तो विपर्य हो ही ना। फिर गुण विशेष आता है। तो हम गुण से कैसे हमारी धातु या दोष का बैलेंस करें। तो अगर हमारी धातु है या फिर दोष, अगर हमारा वात दोष बढ़ गया है, वात का शीत एंड रुक्ष गुण बढ़ गया है, तो हमें हमारे बॉडी ऊपर ऑयल का अप्लाइंग करना पड़ेगा। उसकी वजह से शीत गुण और रुक्ष गुण कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑयल का गुण होता है वो उष्ण होता है और फिर वो स्निग्ध भी होता है। तो उष्ण से शीत का नाश होगा और स्निग्ध से रुक्ष का नाश होगा, तो वो गुण विपर्य हो गया। फिर कर्म विपर्य से क्या होगा, हमारे बॉडी में कफ या मेद धातु बढ़ गई है या फिर मांसपी धातु बढ़ गई है, तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होगी। तो एक्सरसाइज से जो मेद धातु, कफ और मांस धातु का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये हमने कर्म किया और जो हमारी धातु है और दोष वो बैलेंस हो पाए, तो ये कर्म विशेष हो गया। इस हिसाब से आपको रोज़ बरोज़ के आपकी एक्टिविटी में जो कोई भी द्रव्य आता है, गुण आता है, कर्म आता है, वो आपको ध्यान में लेने हैं और आप इसमें एग्जाम्पल जुड़ सकते हो और लंबा क्वेश्चन बना सकते हो आंसर। तो मैंने आपको हिंट दे दी कि किस प्रकार से आपको सोचना है। तो आप खुद एग्जाम्पल ही ढूंढिए और आपका क्वेश्चन जो आंसर है वो लंबा कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट बता दी है। और फर्दर रीडिंग में आप पदार्थ विज्ञान में जो सामान्य विशेष सिद्धांत आता है उसे भी आप रीड कर सकते हो। इससे आपको अच्छे से समझ में ज़्यादा आ जाएगा और आप अपनी तरीके से लिख पाओगे।